उस समय अधिकांश विदेशी सत्संग आश्रम के बगल में बने नए गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। कुछ शामों को महाराज जी अंधेरे के बाद बंद आश्रम से बाहर आकर हमें आश्चर्यचकित कर देते थे। एक शाम वे बाहर आए और गली के उस पार अपने पड़ोसी हाथी वाले बाबा के झोपड़ी वाले आश्रम में तख्त पर बैठ गए। हाथी वाला बाबा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने घर के आंगन में एक पालतू हाथी रखा हुआ था। ये बात गेस्ट हाउस में फैल गई और मैं अपने बनियान के नीचे सुरक्षित रूप से रिकॉर्डर और हाथ में माइक्रोफोन लिए महाराज जी से मिलने के लिए दौड़ा। मैं जानता था कि अगर वे ऐसा नहीं चाहते हैं तो वे इसे रोक सकते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो महाराज जी हाथी बाबा के साथ स्थानीय मामलों पर चुपचाप चर्चा कर रहे थे, जबकि पृष्ठभूमि में लाउडस्पीकर पर आश्रम के कीर्तन वालों द्वारा हरे कृष्ण गाने की मधुर ध्वनि आ रही थी। पूरे दर्शन के दौरान मैं महाराज जी के बगल में जमीन पर बैठा रहा और अपने हाथ में माइक लेकर दाढ़ी के नीचे छिपा रहा। पृष्ठभूमि में एक जगह एक युवा विदेशी महिला के अनियंत्रित रोने की आवाज सुनी जा सकती है। कुछ दिनों बाद बाबा दिन के समय आश्रम से बाहर आए और नए दुर्गा मंदिर के निर्माण स्थल के बगल में जमीन पर बैठ गए। मैं फिर से अपनी बनियान के नीचे रिकॉर्डर और दाढ़ी में माइक लेकर आया। इस बार वह हम विदेशियों के एक समूह के साथ जमीन पर बैठे रहे, लगभग कैसेट के एक तरफ की अवधि तक। वेस्टर्न सत्संग ग्रुप के साथ महाराज जी शुरुआत में वह श्री राम राजमिस्त्री से बात कर रहे हैं और पूरे टेप में आप इंट बनाने वालों की टैप टैप और पक्षियों के निरंतर गायन को सुन सकते हैं। वह उस देवी माँ के बारे में बात करते हैं जिसका मंदिर बनाया जा रहा था और कुछ पश्चिमी भक्तों के साथ मजाक करते हैं जो उनके विवाह करने या होने के सुझाव को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। वह रिकॉर्डिंग ध्वनि के लिहाज से और साथ ही विषय वस्तु के लिहाज से भी बेहतर सफल रही। उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, हालांकि उन्होंने कभी कभी मुझसे सीधे बात की। अगले ही दिन जब मैंने फिर से दर्शन किए तो उन्होंने मेरी दाढ़ी खींचकर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा और मुझे अपनी प्रसिद्ध एक उंगली ऊपर मुद्रा दिखाई। बेशक उन्हें पता था कि मैं क्या कर रहा था, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसका कभी उल्लेख नहीं किया और ऐसा लगा कि वे हमारे बीच इस नाटक को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आवाज रिकॉर्ड करने की लीला कुछ महीनों बाद भी जारी रही जब महाराज जी कैंची आश्रम में चले गए। मैं आश्रम के गेट से लगभग 200 मीटर दूर एक खेत की झोपड़ी में रहता था और आश्रम की छत से लगभग 50 मीटर दूर आलू के खेतों में, जिस पर बाबा शाम को कुछ समय के लिए बैठते थे। महाराज जी अक्सर हमारे साथ रहने के लिए नए लोगों को भेजते थे। एक लड़के के पास एक नया छोटा टेप रिकॉर्डर था और वह बाबा की आवाज़ को टेप करने के लिए उत्सुक था। मैंने उसे बताया कि कैसे काम करना है। बाबा को मशीन को देखने की अनुमति नहीं देना है। वह बहुत सतर्क था, जैसा कि हमने दर्शन में मध्य सुबह के ब्रेक के दौरान पाया। महाराज जी की आवाज़ पृष्ठभूमि की आवाज़ों के कारण सुनाई नहीं दे रही थी। वह डरते डरते तख्त से बहुत दूर बैठ गया था। टेप केवल कुछ ही क्षणों के लिए चला था। एक और शायद स्पष्ट रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार, मैंने मशीन उधार ली और जब महाराज जी तख्त पर बैठने के लिए वापस आए बाबा ने मुझसे उन अन्य विदेशियों के बारे में बात की जो उस दिन पहले बाबा से मिलने आए थे, अन्य गुरुओं के शरणार्थी। एक बार जब मैं उसके सवाल का जवाब देता हूँ तो वह मेरी आवाज़ और मेरी बच्चों वाली हिंदी की नकल करता है। आप उसे दादा से बात करते हुए भी सुन सकते हैं। उन्हें सबको खाना खिलाने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही वे दोपहर के समय अपने कमरे में एकांत में चले गए, मैं आश्रम के बरामदे में बैठ गया और टेप को फिर से चलाने लगा ताकि इसकी गुणवत्ता के बारे में अपनी जिज्ञासा शांत कर सकूं। मशीन ने बढ़िया काम किया और मैं अपनी झोपड़ी में लौट आया। एक घंटे भीतर ही एक संदेशवाहक आया और मुझे तुरंत आश्रम लौटने और दादा से मिलने के लिए कहा। महाराज जी और सत्संग वहां मैंने दादा को काफ़ी परेशान पाया। उन्होंने मुझे बताया कि माताओं ने बरामदे में मेरा टेप सुन लिया और उन्होंने महाराज जी को इसकी सूचना दी थी। बाबा क्रोधित हो गए और दादा से कहा कि देखें कि पमिटा दिया गया है, क्या करें, आदेश तो आदेश है। मैं अपनी कुटिया में वापस लौटा और दुविधा में पड़ गया। मैंने तय किया कि मैं अभी भी महाराज जी के आदेश का पालन कर सकता हूँ और रिकॉर्डिंग रख सकता हूँ। तदनुसार मैंने पहले से बनी और खराब रिकॉर्ड की गई टेप को मिटा दिया। मैंने तर्क दिया कि महाराज जी ने यह नहीं बताया था कि कौन सी टेप है।
और उन्होंने 2 टेप मिटाने का निर्देश नहीं दिया था। जब मैं दोपहर के दर्शन के लिए आश्रम लौटा, तो मैंने दादा को बताया कि पहले बनाई गई बाबा की आवाज़ की एक टेप मिटा दी गई थी। उस शाम दर्शन के दौरान महाराज जी 1 या 2 बार मेरी ओर मुड़े और अपने उग्र चेहरे के साथ मुझे उठी हुई उँगली दिखाई। इस घटना का फिर कभी जिक्र नहीं हुआ। कुछ सप्ताह बाद दोपहर के अवकाश के दौरान मैं और कुछ अन्य पश्चिमी लोग मेरी झोपड़ी के सामने बहने वाली नदी के किनारे बैठे थे। उस समय हमारे साथ कई लोग रह रहे थे और वहाँ काफ़ी आना जाना था। कोई व्यक्ति झोपड़ी में वापस लौटा तो उसने पाया कि एक चोर दूसरे दरवाजे से घुस आया था और उसने कुछ बेशकीमती चीज़ें चुरा ली थीं। इनमें टेप रिकॉर्डर और वह केस शामिल था जिसमें महाराज जी की आवाज़ की मूल रिकॉर्डिंग सहित सभी कैसेट थे। हालांकि मैं इस नुकसान से निराश था, लेकिन मैंने अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार था। महाराज जी ने पहले ही बता दिया था कि उनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है, और वास्तव में उन्होंने दादा के माध्यम से मुझे बताया था कि जो रिकॉर्डिंग उनके ध्यान में आई है उसे मिटा दूं। मैंने उनकी बात नहीं मानी और अब वे सभी गायब हो गए थे, साथ ही कुछ अन्य सामान भी। मुझे पता था कि मुझे चोरी के बारे में तुरंत उन्हें बताना होगा। कैंची घाटी में यह प्रथा थी जहां वे राजा थे। खबर सुनकर वे काफ़ी उत्तेजित हो गए। उन्होंने हमें बताया कि ये जगह चोरों से भरी हुई है और उन्होंने हमें बार बार अपने दरवाजे बंद रखने के लिए नहीं कहा था। महाराज जी ने पहले कहा था कि चोर का धर्म चोरी करना है, जबकि गृहस्थ का कर्तव्य अपने दरवाजे बंद रखना है। बस यही था। टेप अपूर्णीय थे और वे चले गए, लेकिन मेरे पास अभी भी महाराज जी थे और मैं टेप के खो जाने से बहुत चिंतित नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3-4 दिन बाद एक युवा विदेशी मेरे पास आया और उसने पूछा कि क्या मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने टेप रिकॉर्डर खो दिया था। फिर उसने मुझे वह प्लास्टिक का डिब्बा दिखाया जिसमें सभी कैसेट चमत्कारिक रूप से वे वापस आ गए थे। बाबाज के टिप मेरे हाथों में वापस आ गए। ऐसा गता है किसपी सबकसी खलेने के बाद वह चाहता था कि उसकी आवाज़ की ये रिकॉर्डिंग आखिरकार सहेज ली जाए। उस व्यक्ति ने बताया कि वह आश्रम के ऊपर जंगल में घूम रहा था। तभी उसे गिरे हुए पत्थरों से बनी एक छोटी सी गुफा में कुछ छिपा हुआ दिखाई दिया। उसने अंदर जाकर देखा तो कैसेट केस मिला। ये पहचानते हुए कि यह संभवतः मेरा है, उसने चोरी की गई अन्य वस्तुओं की खोज की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसने भी गुफा में टेप रखे थे, उसने पिछले कुछ दिनों की लगभग निरंतर मूसलाधार बारिश से उन्हें संभावित विनाश से बचाया था। तब से ये टेप महाराज जी की एकमात्र ज्ञात ऑडियो यादें बनी हुई हैं, सिवाय उनके राम राम गाने की एक छोटी खंड रिकॉर्डिंग के।